देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आज संसद के अंदर होने वाली 4 दिनों के बाकी की कार्रवाई को लेकर एक ऐसा बवाल खड़ा करवा दिया है दोस्तों, जिसके बाद अब अमित शाह का इस्तीफा तो होगा ही होगा, बल्कि सांसद के इस्तीफे को लेकर भी लाइन लगने वाली है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, कैसे नए बयान को लेकर हुआ है जोरदार तरीके का बवाल और FCRA बिल को लेकर आज क्या होगा संसद भवन के अंदर जोरदार तरीके का संघर्ष। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है जब बीजेपी के नेता अमित शाह का इस्तीफा होगा, साथ में बीजेपी के उस सांसद का भी इस्तीफा करवाया जाए जिसने विवादित बयान देते हुए देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनका अपमान किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज 10 तारीख से लेकर 11, 12, 13 यानी 4 दिनों का टाइम बचा हुआ है जब संसद की कार्रवाई चलने वाली है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को संसद की कार्रवाई के दौरान एक जो बिल सबसे ज्यादा पास करवाना है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो FCRA का कानून है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को आज संसद में भेज सकती है, इस तरीके का दावा चल रहा था दोस्तों। लेकिन इन दावों के बीच में बीजेपी के नेता कूद पड़े और भाजपा के सांसद, वरिष्ठ सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों जिससे देश भर के अंदर बीजेपी के नेता का विरोध शुरू हो चुका है और संसद के अंदर आज सबसे बड़ा बवाल इसी बात को लेकर होने जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी के कई बार सांसद, वरिष्ठ नेता ने एक विवादित बयान देते हुए एथेनॉल के मामले को लेकर देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों को, खासकर विपक्ष के लोगों को जोरदार तरीके से भड़का दिया है दोस्तों, जिसके बाद अमित शाह और बीजेपी की आज दाल नहीं गलने वाली है। संसद भवन के अंदर होगा जोरदार तरीके का विवाद, आपस में टकराव। और पूरी अपडेट यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता जनार्दन मिश्रा ने पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर एक विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में पेट्रोल की लगातार बढ़ रही मांग, इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। उन्होंने दलील दी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से ही देश के अंदर ईंधन की जरूरत को पूरा किया जाएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद ने जबरदस्ती का गुस्सा जाहिर करते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों, उसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी का नेता कहता है कि ये लोग लगातार शुद्ध पेट्रोल की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वालों को जवाब देने के चक्कर में मंत्री ने लिमिट पार करते हुए, आपा खोते हुए भरे मंच से बोलते हुए, चिल्लाते हुए बोल दिया कि शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। यानी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देश के लाखों करोड़ों उन लोगों का अपमान किया गया है दोस्तों जो उनके गाड़ियों में आ रही खराबी का मामला उठा रहे हैं और लगातार भाजपा सरकार इस पर आनाकानी कर रही है, कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। और अब बीजेपी का नेता E20 के मामले पर उठाए जाने वाले सवाल को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, वो कहता है कि शुद्ध पेट्रोल का तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये बयान देकर बीजेपी के सांसद ने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दिया है दोस्तों, यानी दस्तखत कर दिया है और जल्द इसका भी इस्तीफा कराया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह के साथ साथ सांसद, रीवा के सांसद का इस्तीफा भी अब विपक्ष मांगने के लिए मैदान में कूदने जा रहा है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति पूरी तरीके से बीजेपी के लोग ही फेल करते जा रहे हैं। बीजेपी वालों को लग रहा था कि आज अमित शाह सदन की कार्रवाई में जाएंगे और FCRA बिल को लेकर चर्चा हो जाएगी और थोड़े बहुत विरोध को शांत करवा लिया जाएगा, लेकिन शांत होगा तब जब बीजेपी के नेता मुंह पर टेप लगाएंगे दोस्तों। लेकिन भाजपा के नेता जनार्दन मिश्रा के द्वारा दिए गए बयान के बाद अब और बड़े बवाल को लेकर साफ तौर पर दरवाजा खोल दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नहीं थमेगा बवाल, अभी तो और होगा जोरदार तरीके का कलेश और इस बयान के बाद तो आर पार की है लड़ाई, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर FCRA कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह सदन में अगर दिखाई दिए तो विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की संसद के मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा का विषय अगर सबसे बड़ा कोई कानून है दोस्तों तो वो विदेशी चंदे वाला मामला है, यानी FCRA का कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है दोस्तों। ऐसे में इस बिल के अंदर संशोधन करना चाहती है भाजपा सरकार। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी FCRA कानून लाकर देश के ईसाई समुदाय के खिलाफ एक्शन लेने की काम कर रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इस बिल से देश भर के अंदर काम कर रहे अल्पसंख्यक संगठनों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता का मानना है कि FCRA के नए नियम से देश के दूर दराज, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में चल रहे ईसाई संगठनों, खासकर स्कूलों और अस्पतालों पर बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद हीबी ईडन ने कहा कि देश के अंदर कई मुश्किल इलाकों के अंदर संगठन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाता है, लेकिन सरकार इनको दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो नया बिल लेकर आया जा रहा है, जो नए नियम लेकर आए जा रहे हैं, उसमें मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट यानी DM और SDM नियमों के उल्लंघन पर किसी भी संस्थान की संपत्ति को अपने कब्जे में कर सकते हैं। वे पुराने मामले की भी जांच कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार इन 3
दिनों के अंदर जल्दबाजी में FCRA बिल लाने की कोशिश करेगी तो हम उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। राजनीतिक फायदा उठाने की तैयारी के तहत ऐसा किया जा रहा है। विपक्ष ने कहा कि हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित के लिए काम करते हैं। केरल से लेकर पूर्वोत्तर के अंदर ईसाई समुदाय की एक अच्छी खासी आबादी है। चर्च, स्कूल शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन और कई सारी चीजों को देखरेख करता है। दोस्तों ऐसे में FCRA का पैसा इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन भाजपा और खासकर संघ वालों का यह मानना है कि पैसों का इस्तेमाल, विदेशी पैसों का इस्तेमाल भारत के अंदर लोगों के कन्वर्जन के लिए कराया जाता है, यानी लोगों के धर्म परिवर्तन के लिए कराया जाता है। इसीलिए इस FCRA पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि भाजपा के पास इसको लेकर कोई खास ठोस सबूत है नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर पैसे देकर, किसी को भी लालच देकर उसका धर्म जाति बदलना ये अपने आप में इलीगल है, गलत है। और इसीलिए जो चीज पहले से ही इलीगल है यानी गैर कानूनी है, उसे फिर से नए कानून के तहत वापस से सेम बात बोलने की क्या जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों टाइम पास किया जा रहा है। इसी बात को लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन FCRA या कोई भी कानून इस तरीके का पास नहीं होने देगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ED के डायरेक्टर को लेकर बड़ी अपडेट है। अपडेट ये की रविवार को 9 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के डायरेक्टर राहुल नवीन के कार्यालय को अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और सरकार के इस फैसले के बाद राहुल नवीन अगले साल 13 अगस्त 2027 तक ED के डायरेक्टर के पोस्ट पर रहेंगे। 1993 बैच के IRS अधिकारी को लेकर यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। ED के डायरेक्टर के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष के कई सारे नेता हैं जो ED के मामले में उनके ऊपर जांच चल रही है दोस्तों। ऐसे में ED के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाए जाना, क्या अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर केंद्र सरकार के रवैये को दिखाता है कि वो ED के अंदर उन अधिकारियों को रखना चाहते हैं जो अधिकारी उनके हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। राहुल नवीन 15 सितंबर 2023 को ED के एक्टिंग डायरेक्टर यानी प्रभारी डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालते हैं, और जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनको 14 अगस्त 2024 को प्रवर्तन निदेशालय का फुल टाइम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया दोस्तों। वहीं पर एजेंसी में कार्यवाहक प्रमुख का पदभार संभालने से पहले राहुल नवीन सतर्कता और प्रशासन विभाग के प्रभारी भी हुआ करते थे। तो ये एक तरीके से मोदी और अमित शाह के काफी करीबी अधिकारी माने जा रहे हैं दोस्तों, वरना इस तरीके से कार्यकाल अचानक से बढ़ाया नहीं जाता। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस मामले को लेकर इन्हें बार बार एक्सटेंशन देने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से विशाल मार्च निकालकर बता दिया कि अमित शाह के इस्तीफा उनके लिए सबसे बड़ी मांग है दोस्तों। इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा मशाल यात्रा निकाली गई और इसमें कम से कम 10,000 लोग शामिल होते हुए दिखाई दिए दोस्तों। बड़ी बात यह थी कि इस मशाल यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों का समर्थन दिखाई दे रहा था, और ऐसे में मशाल यात्रा दूर दूर तक चल रही थी। शांतिपूर्ण विरोध करा जा रहा था दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे छात्रों के ऊपर अमित शाह की पुलिस के द्वारा किए गए बर्बरता के लिए अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। भुवनेश्वर में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिप की मौजूदगी में युवा साथियों ने युवा आक्रोश मशाल निकाला, और इस रैली के दौरान, इस यात्रा के दौरान उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्तचरण दास भी मौजूद रहे। अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग उड़ीसा में की जा रही है दोस्तों। भारी संख्या में इंडियन यूथ कांग्रेस ने समर्थन जुटाकर मैसेज क्लियर कर भेज दिया है कि वो युवाओं की इस मांग के साथ में खड़े हैं। इसका फायदा ये होता है कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी इस तरीके की सभाएं करती है दोस्तों, वहां पर युवा एकजुट हो जाते हैं। उनको एक संगठन मिल जाता है जो संगठन उनके हित की बात कर रहा है, और जब कोई संगठन किसी समाज व्यक्ति के हित की बात करता है तो फिर वो समाज और समूह एकजुट हो जाते हैं अपने मुद्दे को लेकर। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे उड़ीसा के अंदर भी छात्रों का आंदोलन और ज्यादा बड़ा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उड़ीसा के अंदर भी पेपर लीक और तमाम तरीके की समस्याएं युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में देश के अंदर जो युवाओं को एकजुट करने का काम किसी ने किया है दोस्तों, तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया है, डंके की चोट पर किया है। और इस बात को कोई माने या ना माने, हकीकत यही है कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने जब से भारतीय जनता पार्टी के भारत मंडपम में जाकर विरोध किया दोस्तों, तब से भारतीय जनता पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। और आने वाले दिनों के अंदर इंडियन यूथ कांग्रेस ने बीजेपी को इसी तरीके से बैकफुट पर धकेलने का पूरा प्लान बना रखा है, इसमें ही कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर झारखंड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। झारखंड में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है। झारखंड की सरकार ने कहा है कि 98% मांगों को मान लिया गया है। केवल एक सीबीआई जांच की जो मांग की गई है उस पर बातचीत चल रही है, बाकी हमने 98% बातों को मान लिया है। आपको बता दें कि रांची के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, जिसमें 98% मांग को मानने का दावा किया गया है। और स्टूडेंट लीडर यानी छात्रों के नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि हमारी 50% के आसपास मांगों को माना गया है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने
98% मांगों को मान लिया है और उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को लेकर भी एग्री दिखाई दे रही है कि वो सीआईडी और ईडी से जांच कराने के लिए तैयार है और बैकलिस्ट किया जाएगा टीडीपीएल को, जो इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ में सीजीएल एग्जाम को लेकर भी कहा गया है कि हम डिमांड करते हैं कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस बात को लेकर अभी एग्री नहीं हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर एक भी सबूत किसी व्यक्ति के खिलाफ मिले, मेरे खिलाफ भी मिले, तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो। पेपर लीक के मामले को लेकर किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ सही तरीके से हो। और जांच पड़ताल को लेकर सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत जारी है, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एकजुटता तो यहाँ दिखाई देती है और छात्रों की बात मानने का दावा कांग्रेस पार्टी की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार कर रही है। उसके पीछे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार है तो छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लेकर आज कुछ बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लेने जा रही है। दोस्तों यूपी कांग्रेस को लेकर आज बैठक बुलाई गई है दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी भवन में। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर यह बैठक होगी। दोस्तों यूपी कांग्रेस में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर यह ऐलान करेगी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? दोस्तों ये देखने वाली बात होगी 10 तारीख यानी आज। इस चर्चा में कई सारे लोग मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे। दोस्तों राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी मौजूदगी भी बड़ी मानी जाएगी और इसी के साथ में पार्टी की तरफ से और कई सारे नेताओं को भी बुलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति के साथ मैदान में कूद रही है और पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कांग्रेस का इस बार दबदबा हो। हाल ही में सह प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय सचिवों को सिरे से बदलने के बाद कुछ समय पहले ही नियुक्त किए गए जिला और शहर के अध्यक्षों पर निर्णय लिया जाना है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे में दोस्तों नए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे थे। हर जिले का उन्होंने दौरा किया और पूरी रिपोर्ट तैयार करके पार्टी आला कमान के साथ में साझा कर दी गई है। उसके बाद संगठन को ये सारी बातें बता दी जाएगी कि पार्टी और संगठन कहां पर कमजोर है, कहां पर संगठन को काम करने की जरूरत है और कहां संगठन मजबूत है, जहां और ज्यादा डटकर मुकाबला किया जा सकता है। तो पूरी तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी साइंटिफिक तरीका अपना रही है संगठन के विस्तार को लेकर और तमाम तरीके की योजना को लेकर। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आईआईटी दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ दोस्तों, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई भड़के हुए हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। दोस्तों आईआईटी दिल्ली में नरेंद्र मोदी कन्वोकेशन के प्रोग्राम में गए थे, यानी छात्रों को डिग्री देने के लिए गए थे दोस्तों। और डिग्री देने के लिए जो छात्रों को प्रधानमंत्री खड़े हुए तो उनके झुकने को लेकर सवाल खड़ा किया गया। यानी नरेंद्र मोदी जब डिग्री बांट रहे थे, तो मेडल बांट रहे थे, तो एक बच्चे ने बताया मीडिया से बात करते हुए कि उनको यह भी बताया गया था कि नरेंद्र मोदी के सामने कितना झुकना है, यानी मेडल लेते वक्त किस तरीके का व्यवहार करना है। ऐसे में हैदराबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि छात्रों को बताया गया था कि प्रधानमंत्री के सामने सिर कितना झुकाना है। वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण किया गया और सबसे खड़ा होने के लिए बोला गया। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करते हैं, जो सरकारी फंड से चलने वाली शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के संविधान के आर्टिकल 51A(h) का भी जिक्र करते हुए कहा कि जो नागरिक के अंदर एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने को बढ़ावा देने की बातें करता है, यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाने की बातें जो 51A(h) में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, उसके खिलाफ जाकर ये धार्मिक कार्यक्रम करवा रहे हैं। एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर, आईआईटी दिल्ली जैसी बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर एआईएमआईएम के प्रमुख बहादुरपुरा के अंदर विकास परियोजना के उद्घाटन में बोल रहे थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि जू पार्क के आराम घर चौराहे तक 2,24,00,000 रुपए की एलईडी मॉडल लाइटें लगाई गई है। और इसके बाद और भी विकास की योजनाओं का जिक्र करने के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली प्रशासन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक गतिविधि और आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ किए गए गलत व्यवहार की मैं आलोचना करता हूं। ये एकदम गलत है। अगर आप भी मानते हैं कि आईआईटी दिल्ली एक प्रतिष्ठित संस्थान है, वो अगर इस तरीके के कंट्रोवर्सी को लेकर सवालों के घेरे में आ रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी राजनेता को ऐसे कार्यक्रमों से बचना चाहिए और बड़ी बड़ी संस्थानों को राजनेता खासकर जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको नहीं बुलाना चाहिए और किसी साइंटिस्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति को बुलाकर ऐसे कार्यक्रमों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ सोचिए, एक राज्य की मुख्यमंत्री 15 साल रही ममता बनर्जी, लेकिन आजकल उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों, इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी को लेकर इनके मन में कितनी ज्यादा विद्वेष की भावना है। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान जारी किया दोस्तों। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी पर किए जा रहे हमले और उनके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की दोस्तों। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी पर गुंडों के द्वारा जिस तरीके से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया और ये अत्यंत ही
ही निंदनीय मामला है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। बीजेपी द्वारा अराजकता, नफरत और हिंसा का सामान्यकरण करके जनतंत्र को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में धकेला गया है। बीजेपी शासित राज्य में सामाजिक तत्वों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा सभ्य लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को ताड़ ताड़ किया गया और ऐसी हिंसात्मक घटना पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया नहीं आना इस बात को दर्शाता है कि भारत सरकार इस मामले पर मौन समर्थन कर रही है। दोस्तों, ऐसे में ममता बनर्जी को लेकर जो बड़ी अपडेट सामने आती है वो ये कि वो अपने कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रही थी, तब उनके साथ में ये दुर्व्यवहार किया गया है। उनके गाड़ी के ऊपर ईंट फेंका गया, दोस्तों पत्थर फेंका गया, गोबर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया और उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जान से मारने की एक साजिश के तहत यह हमला किया गया था। बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, गाड़ी पर हमला किया गया। अगर खिड़की खुली होती तो मेरा सिर फट जाता। और तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने इस घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और जंगल राज कायम हो चुका है। बीजेपी ने इस हमले की निंदा की, यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री पर कीचड़ या चप्पल फेंकता है तो बीजेपी उसका समर्थन नहीं करती। इसमें बीजेपी वर्कर शामिल नहीं थे, यानी भाजपा के नेता समय से पहले ये दावा कर रहे कि बीजेपी के वर्कर नहीं थे। अगर बीजेपी के वर्कर नहीं थे तो कौन था, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति था तो उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों मेरा इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 15 साल मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति जो सीनियर नेता है देश का, दोस्तों उसके ऊपर दिन दहाड़े ऐसे हमले किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आता है। दोस्तों, हेमंत सोरेन कहते हैं कि अगर जांच की आंच मेरे घर तक पहुंच जाएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अधिकारियों से कहता हूं कि आप लोग जांच करिए और अगर जांच की आंच मेरे घर तक पहुंच जाए तब भी मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। हम लोग जांच में कोई कोताही नहीं चाहते हैं। खासकर ये मैसेज छात्रों के बीच भेजा गया है कि छात्रों के द्वारा जो जांच की मांग की गई है, इंडिया गठबंधन की सरकार अच्छे तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से जांच करवाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हेमंत सोरेन अगले 5 साल पूरे करे, यानी जो टोटल 5 साल का उनका कार्यकाल है वो पूरा करे और बिना किसी हिचकिचाहट के। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन की अपनी खुद की लोकप्रियता है और इतनी ज्यादा लोकप्रियता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं वो भी हेमंत सोरेन को लेकर उल्टा नहीं बोल रहे। दोस्तों, सब कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमको जितनी मदद हो सकती थी उतनी मदद की है और इस बात की जितनी तारीफ हम करना चाहे उतनी कम है। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपनी खुद की एक पहचान है, दोस्तों खुद का एक सम्मान है लोगों के बीच में और लोग हेमंत सोरेन की तारीफ भी करते हैं। ऐसे में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के फॉर्मूले के साथ में भारत के विरोध में 100% टैरिफ लगाने का बिल कानून पास कर दिया है। दोस्तों, कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकता था, तो इसके लिए जरूरी था कि डोनाल्ड ट्रंप पार्लियामेंट के अंदर जाए, संसद के अंदर जाए और अमेरिकी संसद में जाकर कानून बनाने की मांग करे और ट्रंप के द्वारा ये मांग की गई। दोस्तों, तो अमेरिका के संसद के अंदर बिल पास कर दिया गया और भारत के ऊपर अब 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, जो 50% था, यानी थोड़ा कम किया गया। तो दोस्तों, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 100% भी करने की स्थिति बना दी गई है, यानी ट्रंप जिस दिन चाहेगा उस दिन इस कानून का इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा देगा। यानी अगर कोई सामान पहले 2 रुपए का मिलता था वो 4 रुपए का मिलेगा दोस्तों, यानी डबल हो जाएगा। कहने का मतलब भारत के अंदर अमेरिकी सामान महंगे हो जाएंगे और भारत के जो सामान है वो अमेरिका में जाकर सस्ते हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका से जो रॉ मटेरियल आता है वो सब महंगा हो जाएगा और इस तरीके से देश के अंदर कई सारे सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित दिखाई देंगे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर तो बीजेपी के अंदर एक अलग ही तरीके की खींचतान चल रही है। दोस्तों, मामला इतना आगे बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं नेता एक दूसरे का नाम लिए बिना ही एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं फील्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो अपडेट है वो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर मांग को करते हुए मध्य प्रदेश से जुड़े हुए पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने अधिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW में शिकायत दी है। दोस्तों, यानी इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग में शिकायत दी है और शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया गया है, उनके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि इनके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है। कहने का मतलब इनके संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब सवालों के घेरे में है। ऐसे में दोस्तों, जब से मोहन यादव को लेकर सवाल खड़े किए गए थे जमीन से जुड़े मामले को लेकर, तब से खुलासे तेजी से होने लगे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा देखने को मिले। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अब जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मोहन यादव पहले से जमीन से जुड़े मामले को लेकर कटघरे में है और कुछ चर्चाएं ये चलती है कि शिवराज सिंह चौहान इस बात से नाराज है कि उनको पोस्ट से हटाकर मोहन यादव को बना दिया गया और अब मोहन यादव इन वाले मामले को लेकर पकड़े गए हैं। दोस्तों, तब शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लग गया, तो इसका मतलब क्या अंदर खाने इनके आपस में रास्ता कसी चल रही है। ये बात अब धीरे धीरे करके क्लियर होने लगी है। दोस्तों, इस पर आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना नया प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रबंधन टीम बनाई है जो बूथवार कमजोरी ढूंढेगी, यानी ये सुनिश्चित करेगी कि कांग्रेस पार्टी जिस जिस बूथ पर कमजोर है वहां पर पार्टी को मजबूत किया जाए और इसके लिए स्पेशल तरीके का एक कार्रवाई किया जा रहा है। कई सारे वरिष्ठ नेताओं को भेजा जा रहा है जो एक एक बूथ पर बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ रही है, कहां पर किस तरीके की स्थिति है। अगर पार्टी ये पता करती है कि किसी बूथ पर पार्टी को कम वोट मिल रहा है तो उस हिसाब से नए नए नेताओं को नियुक्त किया जा सकता है जो ये सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सही तरीके से हो और पार्टी के पास बूथ लेवल पर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो पार्टी के विचारधारा के प्रति 100% समर्पित हो। अगर ये करने में संभव हो जाएंगे यानी सफल हो जाएंगे तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी अभी आजकल जो सबसे ज्यादा बड़ा फोकस कर रही है दोस्तों केवल संगठन पर कर रही है, क्योंकि पार्टी को पता है कि संगठन बनाना और संगठन चलाना एक मुश्किल काम है। अगर ये करने में सफलता मिल गई तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मॉडल को कई और राज्यों के अंदर लागू कर देगी और अगर ऐसा होता है तो इससे फायदा कांग्रेस पार्टी को भी होगा और सभी लोगों को होगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधते हुए कह दिया कि जो युवा समाज के लोग थे वो दिल्ली में गए थे आंदोलन करने के लिए, यहां तक कि नरेंद्र मोदी को ठोकने के लिए गए थे। इस बात को लेकर अब ये भड़क गए बीजेपी के लोग। कपिल मिश्रा जैसे लोग कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल बौखलाहट में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल के बयान में कुछ भी गलत नहीं है, बीजेपी के लोग लेकिन इसे गलत मानते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ठोकना शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। अगर आप भी मानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का पूरा वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। बीजेपी IT सेल के कहने से देश नहीं चलता कि वो किसी को भी बोल दे कि नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है, मारने पीटने की धमकी दी जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो ये सारी बातें आम जनता पचा नहीं पाती। दोस्तों, सबको पता है कि बोलते बोलते फ्लो में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जिसको वापस लिया भी जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। आप लोग की इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो काफी ज्यादा गरीब राज्य है और यहाँ पर रेवेन्यू पहले से ही कमजोर है, यानी आम जनता टैक्स कम देती है और हर तरीके से बिहार के अंदर फाइनेंस की दिक्कत है। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि सरकार 37 लाख रुपए खर्च करके गाड़ियां खरीदने जा रही है, जिसमें माननीय मंत्री उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के समक्ष गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 37 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की, 22 लाख, 18 लाख, 16 लाख की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो आप लोग की जो भी राय है लिखकर जुटा के वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।